अगले दिन वलीमे के बाद नूर को सब अपने साथ घर वापस ले आए थे। इसका उदास चेहरा देखकर मुनाहिल समझ गई थी कि वो अहद को मिस कर रही है। इनके साथ आने से पहले नूर ने जब अहद से इजाज़त मांगी थी, तो इसकी आंखें भी वैसी ही उदासी थी जो इस वक्त मुनाहिल नूर की आंखों में देख रही थी। अहद भाई की याद आ रही है, मुनाहिल ने इसके कान में सरगोशी की। इसकी बात पर नूर चौंकी और फिर ब्लश करने लगी। हाँ, थोड़ी थोड़ी, नूर ने शर्माते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है वो कल सुबह ही तुम्हें लेने आ जाएंगे। मुनाहिल ने इसे यकीन दहानी कराई। ये बात सच है। मुझे कह रहे थे अगर मेरा दिल ज्यादा उदास हुआ तो मैं रात को ही लेने आ जाऊंगा, तो मैंने रोका और कहा कि प्लीज ऐसे मत आना, वरना सब मेरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, ये तो तुमने सही किया। मुनाहिल ने इसकी बात की तायीद की। क्या बातें हो रही हैं? शाजिया बेगम ने मोहब्बत से पूछा, जो कुछ देर पहले अरहम से बातें करने में मसरूफ थी। कुछ नहीं खाला, बस ऐसे ही। नूर को अरहम के सामने अहद की बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे बहुत दोस्ती है तुम दोनों में, शाजिया बेगम ने नूर और मुनाहिल को देखते हुए कहा। जी खाला, ये तो है। अब तो मुनाहिल मेरी भाभी भी बन गई है। इसकी बात पर मुनाहिल ने सर झुका लिया। अरहम फोन पर उंगलियां चलाने में मसरूफ था जब शाजिया बेगम ने इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। अरहम बेटा, नूर के जाने से हमारे घर में कितनी उदासी हो गई थी। ये आज आई है तो वो रौनक वापिस आ गई है। मैं सोच रही हूँ कल ये चली जाएगी तो फिर से वही उदासी आ घेरेगी। ठीक कहा खाला आपने, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अरहम फोन से नजर हटाकर नागवारी से बोला। अरे, इसका हल भी है मेरे पास, शाजिया बेगम चह कर बोली। वो क्या? अरहम ने हैरानगी से पूछा। मेरे भोले भांजे, अल्लाह ने तुम्हें इतनी अच्छी लड़की से शादी करवा दी है। वैसे तो रिजा भी अच्छी थी, लेकिन देखो वो तो अपनी पीएचडी के चक्कर में तुम्हें बुरा कर रही थी। मुनाहिल के साथ निकाह का तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अब बस तुम दोनों हमें जल्दी से खुशखबरी सुना दो, अब हम भी तो तुम्हारे बच्चे खिलाएं। अरहम तो इनकी बात पर शिश्तर रह गया और मुनाहिल इनकी बात सुनकर फौरन वहां से उठकर चली गई। लगता है शर्मा गई हमारी मुनाहिल। खाला ने मुनाहिल को जाते हुए देखकर शरारत से कहा। मैं आती हूँ, कहते हुए नूर भी इसके पीछे गई। खाला, कैसी बातें करती हैं आप भी? अरहम को इनका इस तरह कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। क्या मतलब कैसी बातें करती हूँ? ठीक ही तो कह रही हूँ। अब शादी हो गई है तो अब अपनी फैमिली बढ़ाने का भी तो सोचो। घर में बच्चे होंगे तो घर में रौनक आएगी ना। वैसे भी 2 माह तो हो गए हैं तुम्हारी शादी को। मुझे जरूरी कॉल आ रही है, मैं सुनकर आता हूँ। अपनी बात मुकम्मल करते ही अरहम बड़े बड़े डग भरता वहां से चला गया। समझती हूँ अरहम कि तुम क्या चाहते हो, पर मैं भी तुम्हारी खाला हूँ। अब खुशखबरी तुम्हें जल्दी ही सुनूंगी, चाहे जो हो जाए। अरहम के जाते ही शाजिया बेगम खुद कलामी करने लगी। अरहम पुलिस स्टेशन से वापस घर की तरफ आ रहा था, तब इसका ख्याल भटक कर रिजा की तरफ गया। नूर की शादी को 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन रिजा ने इससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। रिजा और वो जितने दिन भी एक दूसरे से नाराज हों, वो अगले दिन ही इससे लाजमी राब्ता करती थी। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ? अरहम का गुस्सा अब फिक्र में बदल चुका था। अरहम ने गाड़ी घर के बजाय अब रिजा के घर की तरफ मोड़ ली। कुछ देर बाद अरहम इसके घर पहुंच चुका था। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते वो अंदर की तरफ बढ़ा। टीवी लाउंज में पहुंचकर इसकी नजर समीरा बेगम पर पड़ी, जो शायद रिजा के रूम की तरफ से ही आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरहम ने इनके करीब आकर अदब से सलाम किया। अरहम को देखकर तो समीरा बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या लेने आए हो? अब समीरा बेगम इसके सलाम के जवाब में सपाट लहजे में बोली। क्या हो गया है आंटी? आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं समझा नहीं। अरहम को इनके इस तरह बात करने पर हैरत हुई थी। वो एक ठंडे मिजाज की औरत थी। उन्होंने तो कभी ऐसे बात नहीं की थी, तो फिर आज? लेकिन हम सब समझ चुके हैं अरहम, अभी रिजा के बाबा घर नहीं है, वरना वो खुद तुमसे बात करते। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची ने 2 दिन से खुद को कमरे में बंद कर लिया है। ना कुछ खा रही है, ना पी रही है। मुझे तो डर है वो अपने साथ कुछ कर ही ना ले। अब की बार वो रो दी थी। इनके हंसने खेलने वाली 2 दिन से पागलों की तरह रो रही थी, और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इससे पहले अरहम कुछ बोलता, रिजा के रूम का लॉक खुलने की आवाज आई। दोनों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, जो अब छोटे छोटे कदम उठाती इनकी तरफ ही आ रही थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के और मुरझाया चेहरा। वो तो रिजा लग ही नहीं रही थी। 2 दिन में वो किस कदर कमजोर हो गई थी। मामा आप जाएं, मुझे अकेले में अरहम से बात करनी है। रिजा अरहम को नजरअंदाज करती समीरा बेगम की तरफ मतवज्जा हुई। लेकिन रिजा, तुम इससे कोई बात नहीं करोगी। जो बात भी करेंगे तुम्हारे बाबा करेंगे। मामा, मैंने कहा ना आप चाहें। ये मेरा और अरहम का मामला है और मैं खुद इसे हल करूंगी। अब की बार रिजा की आवाज में सख्ती थी। समीरा बेगम बिना कुछ कहे अरहम को घूरते हुए वहां से चली गई, और अरहम अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो सब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? समीरा बेगम के जाते ही अरहम रिजा के करीब आया। क्या हुआ रिजा? आंटी क्या कह रही थी? और ये तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है? अरहम फिक्रमंदी से बोला। इसके करीब आने पर रिजा 2 कदम पीछे हुई। मुझसे दूर रहो अरहम, दानियाल, और मेरे सवाल का सच सच जवाब दो।
रिजा सुलगते हुए लहजे में बोली। अरहम इसके अंदाज पर हैरान हुआ था, फिर संभल कर बोला, पूछो। मुनाहिल तुम्हारी क्या लगती है, क्या वो तुम्हारी बीवी है? रिजा के सवाल पर अरहम को जैसे करंट लगा। इसे रिजा से इस सवाल की तवक्का हरगिज नहीं थी। देखो रिजा, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अरहम ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा। अरहम ने जिस कदर आराम से रिजा के हाथ को पकड़ा था, रिजा ने इतनी ही सख्ती से इससे अपना हाथ छुड़ाया। कुछ नहीं सुनना मुझे, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मुनाहिल तुम्हारी बीवी है या नहीं? अब की बार रिजा हलक के बल चिल्लाई थी। हाँ, मुनाहिल मेरी बीवी है। ना चाहते हुए भी अरहम की आवाज बुलंद हुई थी और अरहम के जवाब पर रिजा को लगा किसी ने आसमान इसके सर पर दे मारा हो। इससे पहले अरहम मजीद कुछ कहता, रिजा ने इसका गिरेबान पकड़ा और अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया। झूठे मक्कार इंसान, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में कि तुम्हें इस 2 टके की मुलाजमत से शादी करनी पड़ी? माना कि मेरी उम्र इससे ज्यादा है, लेकिन मुझसे वो सब है जिसकी वजह से तुमने इससे शादी की। अरहम, तुम एक बार मुझे कहते तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें एक बीवी की जरूरत है, तो मैं सब कुछ छोड़कर तुमसे शादी कर लेती, लेकिन शायद तुम्हें मुझसे ज्यादा वो भाग गई। रिजा चीख रही थी। रिजा, तुम होश में तो हो? किस कदर घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रही हो? तुम्हें लगता है कि मैंने ये शादी सिर्फ... अरहम बोलते हुए बात अधूरी छोड़ दी। तो बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा अरहम? रिजा अब की बारिश के सीने पर सर रखकर जारों की तार रो दी थी। तुम बैठो, मैं सब बताता हूँ। और हम इसके बाजू से पकड़कर सोफे के करीब लाया, इसे सोफे पर बिठाया और खुद इसके सामने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। मुझसे मोहब्बत करती हो ना? अरहम ने इसकी आंखों में देखकर पूछा, जो इस वक्त रोने से सुर्ख हो चुकी थी। रिजा ने बेबसी से इसकी तरफ देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। मैंने शादी इससे अपनी मर्जी से नहीं की। हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि मुझे अब्बू की बात मानकर इससे निकाह करना पड़ा। और वो हमारे घर की मुलाजमा नहीं है, अब्बू के दोस्त जहांगीर अंकल की बेटी है। पर मेरी नजर में इसकी अहमियत एक मुलाजमा से ज्यादा कुछ नहीं है रिजा। मैंने बीवी के रूप में सिर्फ तुम्हें देखा है और तुम ही मेरी बीवी बनोगी। अरहम इसके हाथों को अपने मजबूत हाथों में लेकर बोल रहा था। मुझे तुम पर यकीन नहीं है अरहम। अगर वो तुम्हारे निकाह में है तो यकीनन वो तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में ही रहती होगी। बोलो, ऐसा ही है ना? रिजा अपने हाथ इसके हाथों से निकालती हुई बोली। हाँ, लेकिन इससे पहले वो कुछ और कहता, रिजा ने इसकी बात काटी। मैं कुछ नहीं जानती अरहम, तुम्हारे पास सिर्फ 3 माह है, इसके बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हाँ तो ठीक है, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि अब हम शादी कर लें। तुम अपनी पीएचडी शादी के बाद कंप्लीट कर लेना। अरहम उठता हुआ बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अरहम ने बेसाख्ता कहा। रिजा 2 कदम चलकर इसके करीब आई और इसकी आंखों में देखते हुए बोली, एक तरफ तुम निकाह नामे पर दस्तखत करोगे और इसी वक्त तुम मेरे सामने इस मुनाहिल को तलाक दोगे। बोलो, मंजूर है? रिजा की शर्त सुनकर तो अरहम साकित रह गया। रिजा, मैं ये नहीं कर सकता, अबू इसे तलाक नहीं देने देंगे। अरहम बेबसी से बोला, तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। 3 माह है तुम्हारे पास। अगर तुमने इसे तलाक देकर मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। रिजा धमकी आमेज लहजे में बोली। तुम पागल तो नहीं हो गई रिजा? ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? हाँ, पागल हो गई हूँ, और मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकती हूँ और अपनी जान दे भी सकती हूँ। सुना तुमने? कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और अरहम बुत बना वहीं खड़ा रहा। मैंने जब तुम्हें मना किया था रिजा से मत मिलना, फिर क्यों मिली तुम? अरहम घर आते ही मुनाहिल को ढूंढने लगा, जो इस वक्त किचन में खान सामा के साथ रात के खाने में मदद करवा रही थी। अरहम किचन में आया और आते ही इसका हाथ पकड़ कर घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया। और मुनाहिल बस सांस रोके इसे देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आज इसे किस गलती की सजा मिलने वाली है। अरहम ने इसका बाजू अपनी मुट्ठी में सख्ती से जकड़ा था। अरहम, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो रिजा से मिली ही नहीं हूँ। मुनाहिल हिम्मत करते हुए बोली, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? तुमने ही इसे बताया है हमारे निकाह के बारे में। अरहम गुर्राया था। नहीं अरहम, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और मेरी तो रिजा से इस दिन के बाद कभी मुलाकात ही नहीं हुई। मुनाहिल ने इसे अपनी सफाई पेश की। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुमने इसे नहीं बताया तो फिर किसने बताया? इसे कैसे पता चला कि तुम मेरी बीवी हो? मुझे मुनाहिल सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरहम धमकी आमेज लहजे में बोला। अरहम, मैं सच कह रही हूँ और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो ठीक है, मार डालें मुझे। मुनाहिल इसकी आंखों में देखती हुई बिना किसी खौफो खतर के बोली, जान से तो मैं तुम्हें मार ही दूंगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। पहले तुम मुझे हकीकत बताओगी। अरहम तो आज गुस्से में पागल हो रहा था और मुनाहिल को अब वो बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगा चुका था। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती, रानी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, जो अरहम की बुलंद आवाज सुनकर घबरा गई थी। और रानी के कमरे में आने तक इसे इतना तो पता चल गया था कि अरहम मुनाहिल पर क्यों इतना गुस्सा कर रहा है। रानी को कमरे में देखकर वो इसकी तरफ मुड़ा। तुम बिना इजाजत कमरे में कैसी आई? अरहम धाड़ा।
गुस्से में वो मुनाहिल को कमरे में लाते हुए दरवाजा लॉक करना भूल गया था। अरहम साहब, मुनाहिल बीबी सच कह रही हैं, इन्होंने रिजा बीबी को कुछ नहीं बताया। जो कुछ बताया है मैंने बताया है। रानी बमुश्किल ही बोल पा रही थी। अरहम का गुस्सा देखकर तो वो भी डर गई थी, लेकिन वो जानती थी अगर वो सच नहीं बताएगी तो अरहम यकीनन मुनाहिल के साथ कुछ न कुछ बुरा कर देगा। इसकी बात सुनकर तो अरहम कुछ पल के लिए बर्फ का बन गया। साहब, उन्होंने मुझसे खुद पूछा था तो मैंने ही उन्हें सच बताया। मैं नहीं जानती थी कि उन्हें ये बात नहीं पता। साहब, सच में मुनाहिल बीबी का कोई कसूर नहीं है, वो तो इनसे मिली भी नहीं थी। रीजा बीबी आपकी और मुनाहिल बीबी की शादी की खबर सुनते ही वहां से चली गई थी। रानी ने हिम्मत करते हुए तफसील बताई। रानी के इंकशाफ पर अरहम का गुस्सा अब शर्मिंदगी में बदल गया था। इसने एक नजर मुनाहिल पर डाली जो अब सहमी हुई खड़ी थी और आंसू इसके रुखसारों को भिगो रहे थे। अरहम मजीद कुछ कहे बिना कमरे से चला गया। अरहम के जाते ही रानी मुनाहिल की तरफ लपकी। बीबी जी, आप ठीक हैं? चलें, आप बेड पर बैठें। कहते हुए इसे दोनों कंधों से पकड़कर बेड पर बिठाया। मैं जब किचन में गई तो मुझे सुरैया बाजी ने बताया कि आपको साहब गुस्से में लेकर कमरे की तरफ गए हैं। मैं तो फौरन आपके कमरे की तरफ भागी और साहब की बुलंद आवाज से मैं समझ गई थी कि वो क्या बात कर रहे हैं। आप फिक्र मत करें, अब उन्हें हकीकत पता चल गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। अब आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। रानी ने इसे यकीन दहानी कराई। मुनाहिल ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आप आराम करें, मैं आपके लिए जूस बना कर लाती हूँ। कहते हुए वो उठ खड़ी हुई और कमरे से चली गई और इसके जाते ही मुनाहिल जारों की तार रोने लगी। नूर, अहद ने इसे आवाज दी जो इस वक्त अपनी चीजें समेटने में मसरूफ थी। जी अहद, इसकी आवाज पर नूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यार, ये शर्ट तो प्रेस करवा दो, ऑफिस जाना है। आज तो सोच रहा हूँ ये शर्ट पहन लूं। कहते हुए वार्डरोब से ग्रे कलर की शर्ट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाई। जी, मैं अभी करवा देती हूँ। नूर ने रात अहद को सख्ती से मना किया था कि वो इसे आप मत कहा करें। इसे अहद का आप कहकर पुकारना अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है, ऑफिस की सब लड़कियां मुझे कहती हैं, सर आप पर ये शर्ट बहुत सूट करती है, इसलिए अक्सर मैं ये शर्ट पहन कर जाता हूँ। अहमद मजे से कहता हुआ बेड पर आकर बैठ गया। नूर जो इसकी शर्ट लेकर मोहब्बत से जा रही थी, अहद की बात पर तो इसका हलक तक कड़वा हो गया और वो नूर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कुछ देर बाद नूर मुंह लटकाए कमरे में आई, जहां अहद आराम से बेड ग्राउंड से टेक लगाए फोन यूज कर रहा था। नूर छोटे छोटे कदम उठाती इसके करीब आई। क्या हुआ, जल गई? अहद ने बिना इसकी तरफ देखे बोला और अहद की बात पर नूर फटी फटी आंखों से इसे देखने लगी और फौरन इसने शर्ट को अपने पीछे छुपाया। वो हैरान हुई थी कि इसे इस बात का कैसे पता चला। नहीं, वो अचानक से, सच में मेरा कसूर नहीं है। नूर अपनी सफाई देते हुए बोली, जिस पर अहद ने फोन से नजरें हटाकर इसकी तरफ देखा। पता नहीं सुरैया को मुझसे क्या मसला है, जब से आया हूँ तीसरी शर्ट जला चुकी है मेरी। अहद बेड से उठते हुए खुद कलामी करने लगा। इसने ऐसे रिएक्ट किया था जैसे नूर की कोई बात सुनी ही ना हो। अहद, शर्ट मुझसे जली है। नूर सिर झुकाकर बोली। क्या तुमसे जली है? लेकिन मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं था। अहद अनजान बनते हुए बोला। खाला ने कहा था कि आप सब काम मैं खुद करूं, बस इसलिए। चलो कोई बात नहीं, वैसे और भी मेरी शर्ट्स हैं जो मुझ पर काफी सूट करती हैं, कहो तो वो भी निकाल दूं। अहद हंसी दबा कर बोला, जिस पर नूर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आपको लगता है मैंने जानबूझकर आपकी शर्ट जलाई? नूर रोहानसी हुई। अरे नहीं नहीं मेरी मासूम बीवी, मुझे क्यों लगेगा ऐसा? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अहद इसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से बोला। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि आपकी और भी अच्छी शर्ट्स हैं जो आप पर काफी सूट करती हैं? नूर मुंह बनाकर बोली। यार, वो तो मैं मजाक कर रहा था, वैसे मुझे क्यों लग रहा है कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे शोहर की कोई तारीफ कहे? आहत ने अब्रू उचकाकर पूछा। मैं चाहती हूँ कि आपकी सब तारीफें मैं खुद करूं, लेकिन कोई लड़की नहीं। अरे क्यों? आहत ने हैरत से पूछा। देखिए, अगर कोई लड़का मेरी तारीफ करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नूर ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। नूर की बात पर आहत की मुस्कुराहट गायब हो गई। कभी नहीं, जान ले लूंगा मैं उसकी। लेकिन हम लड़कियां जान नहीं ले सकती ना, हम तो बस दिल ही दिल में उन्हें बुरा भला कह देंगी और अपनी जान हलकान करेंगी। नूर इसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए बोली। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली है नूर। फिक्र मत करो, यह हद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, बाकी तो बस ऐसे ही हैं। अहद इसे सीने से लगाकर मोहब्बत भरे लहजे में बोला। बाकी ऐसे ही नहीं है, बहनें हैं आपकी। नूर इसको घूरती हुई बोली। अरे नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बहनें हैं मेरी, इसलिए मुझे और बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता बीवी सिर्फ एक ही है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। अहद, मैं आपकी जान ले लूंगी। नूर इससे दूर होते हुए गुस्से में बोली। नूर की बात पर अहद ने जोरदार कहकहा लगाया। चलो शुक्र है तुम कुछ बोलने तो लगी, मुझे तो लगा था सारी जिंदगी बस मैं ही बोलता रहूंगा। जब आप ऐसी बात करेंगे तो मैं जरूर बोलूंगी। और मुझे सारी शर्ट्स निकाल कर दें जो आप ऑफिस पहन कर जाते हैं और जिनमें ऑफिस की लड़कियां आपकी तारीफ करती हैं।
नूर दांत पीस कर बोली, ओह तो मेरा शक ठीक था, तुमने जानबूझकर मेरी शर्ट जलाई है। और वापस बेड पर बैठते हुए बोला, हाँ तो ठीक है, इसमें क्या गलत है। आप बस वही शर्ट पहनकर जाएंगे जो मैं आपके लिए पसंद करूंगी, और आपको वही पहनकर जानी भी पड़ेगी। नूर ने हुक्म सादर किया और ahad ने इसके अंदाज पर हैरान रह गया। वो तो कुछ देर पहले वाली नूर लग ही नहीं रही थी। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो ahad बाजू सीने पर बांधे इसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तो फिर आप ऑफिस में ही रहेंगे, बाबा से कह दूंगी कि इन्हें ऑफिस में ही रहना पसंद है, तो 24 घंटे में ये वही रहा करें। कहते हुए पैर पटक कर कमरे से चली गई। उफ, मैं तुम्हें कितना मासूम समझता था और तुम तो कमाल हो, अपने ही शोहर को धमकी दे डाली। आहद इसके जाते ही बड़बड़ाने लगा। वो खुश भी था कि इस बहाने वो इससे ठीक से बात करने लगी और इसके अंदर की झिझक खत्म हो गई है। सारी रात गुजर गई थी लेकिन अरहम घर नहीं आया। सुबह के 11 बज चुके थे। मुनाहिल भी सारी रात इसके रवैये की वजह से सो नहीं पाई थी। फजर के बाद इसकी थोड़ी देर के लिए आंख लगी, फिर एकदम से उठ बैठी। आज इसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अरहम अक्सर ही रात को पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आता था, लेकिन आज वो इसके ना आने की वजह से बहुत परेशान थी। बार बार वो टीवी लाउंज में इसे देखने आती कि कहीं वो आ तो नहीं गया, लेकिन बाहर की खामोशी इसके ना होने का पता दे रही थी। कुछ देर बाद इसे कमरे का दरवाजा बजने की आवाज आई। पहले तो इसे लगा अरहम है, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो ऐसे दरवाजा क्यों बजाएगा, ये उसका कमरा था, वो तो बेधड़क आता था। मुनाहिल छोटे छोटे कदम उठाती दरवाजे के करीब गई। दरवाजा खोलते ही इसकी नजर दानियाल साहब पर पड़ी। एक पल के लिए वो इन्हें देखकर चौंकी। अब्बू खैर है, कोई काम था तो मुझे बुला लेते। मुनाहिल नजरें झुकाए अदब से बोली, हाँ बेटा खैर ही है। अरहम उठा है या नहीं, कुछ बात करनी थी इससे। दानियाल साहब ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। अब्बू वो तो रात से घर ही नहीं आए, मुनाहिल ने इतला दी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसकी ड्यूटी भी तो ऐसी है, अब तो फिर टाइम पर आ जाता है, पहले तो 2-2 दिन घर ही नहीं आता था। कहते हुए वो वापस मुड़े। जी। मुनाहिर भी अब इनके पीछे चलने लगी, क्योंकि अब इसे अपने कमरे में बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। आज दानियाल साहब ने अपना नाश्ता भी कमरे में ही किया था, इसलिए उन्हें अरहम के घर ना होने की खबर नहीं थी, वरना सुबह वो और अरहम एक साथ नाश्ता करते थे। अब तुम्हारे साथ ठीक तो है ना इसका रवैया, दानियाल साहब सोफे पर बैठते हुए बोले। जी अब्बू, मुनाहिल ने सफाई से झूठ बोला। चलो ये तो अच्छी बात है, वक्त लगता है हर चीज में, फिर एक ना एक दिन तो ठीक होना ही पड़ता है। वैसे भी एक घर एक कमरे में रहते हुए इंसान कब तक बिना बात किए रह सकता है। दानियाल साहब इसके चेहरे को देखते हुए मोहब्बत से बोले। मुनाहिल बस खामोशी से इनके करीब आकर बैठ गई। तुम्हारी नूर की शादी पर जहांगीर से बात हुई थी? मैंने इससे कहा था तुमसे मिलकर जाए, दानियाल साहब सोफे से टेक लगाकर बोले। नहीं, वो मुझसे नहीं मिले। बोलते हुए मुनाहिल की आंखें बाहर आई थीं। नूर की शादी वाले दिन वो बाहर आकर खड़े हो गए थे, लेकिन मुनाहिल से मिलने नहीं आए। मुनाहिल ने चाहा था कि वो इनसे मुलाकात करे, लेकिन फरहत बेगम ने इसे रोक दिया। इन्हें डर था कि वो मुनाहिल को कुछ कह न दें और फिर वो इनकी बातों को दिल से लगाकर रोती रहेगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि वो जल्द ही जहांगीर साहब को इससे मुलाकात करवाने के लिए लाएंगी। बहुत जिद्दी है जहांगीर, लेकिन मैं भी इसी का दोस्त हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, जल्द ही तुम्हारी और इसकी सुलह करवा दूंगा। दानियाल साहब इसके सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से बोले, जिस पर मुनाहिल के होंठों पर जख्मी सी मुस्कुराहट फैल गई। अरहम सारी रात पुलिस स्टेशन में ही रहा। ड्यूटी खत्म होने के बावजूद इसका दिल घर जाने को नहीं चाह रहा था। एक तरफ रिजा की बातें और दूसरी तरफ मुनाहिल के साथ अपना रवैया इसे पागल कर रहा था। अपनी चीजें उठाकर वो पुलिस स्टेशन से निकलकर बाहर गाड़ी की तरफ आया। गाड़ी में बैठते ही अरहम तेजी से गाड़ी को सड़क पर ले आया। अभी इसने कुछ किलोमीटर का सफर ही तय किया था कि इसकी नजर बैक वेव मिरर से अपने पीछे आती गाड़ी पर पड़ी, जो पुलिस स्टेशन से निकलते ही इसका पीछा कर रही थी। अरहम ने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और साथ ही फोन पर शहबाज को अपने पीछे आने वाली मशकूक गाड़ी की तफसील दी। अभी इसने फोन रखा ही था कि एकदम से इसका फोन बजा, जिस पर दानियाल साहब की कॉल थी। अरहम अभी इनकी कॉल नहीं उठाना चाहता था, इसलिए फोन को ऑफ करके बराबर वाली सीट पर फेंक दिया। इतना तो वो जानता था कि वो इसके पीछे जो लोग आ रहे हैं वो यकीनन इस पर हमला करना चाहते हैं, और वो लोग अजमल खान के भेजे हुए हैं, जिसको कुछ दिन पहले ही इसने ख्वाजा असरा के कत्ल के जुर्म में पकड़ा था। अरहम ने अब गाड़ी सुनसान जगह पर रोक दी और अपनी गन लोड करते ही पीछे आने वाली गाड़ी का इंतजार करने लगा। लेकिन गाड़ी में बैठते रहना इसके लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो फौरन उतरा और गाड़ी के आगे छुपकर खड़ा हो गया। कुछ पल में ही इन्होंने गाड़ी अरहम की गाड़ी के पीछे खड़ी कर दी। गाड़ी में से 3 लोग अपनी अपनी गन लिए बाहर निकले और बिना सोचे समझे उन्होंने अरहम की गाड़ी पर फायर करना शुरू कर दिए। अरहम ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे एक के पेट पर और दूसरे के हाथ पर गोली लगी और वो दोनों इसी पल जमीन बोस हो गए। इससे पहले अरहम तीसरे को अपनी गोली का निशाना बनाता,
इसने अरहम के बाजू पर गोली मारी, जिससे अरहम के हाथ में मौजूद गन पर इसकी गिरफ्त हल्की हुई। लेकिन दोबारा हिम्मत करते हुए अरहम ने अपनी गन को दूसरे हाथ में लिया, लेकिन अब की बार आने वाली गोली ने अगले ही पल वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। अरहम ने बमुश्किल एक बार लंबा सांस लिया, इसके बाद तो जैसे वो सांस लेना ही भूल गया। खून तेजी से इसके जिस्म से निकलता हुआ जमीन पर अपनी जगह बना रहा था। इसकी आंखों के गिर्द स्याह साया आने लगा और इसमें एक चेहरा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन है। तकलीफ से इसकी आंखें बंद हो रही थी और कुछ ही पल में वो होश की दुनिया से बेगाना हो गया। रिजा, बाहर आओ, तुम्हारे बाबा ने तुमसे बात करनी है। समीरा बेगम रिजा के रूम में आते ही इसकी तरफ मुतवज्जा हुई, जो अरहम के जाते ही अपने कमरे में आ गई थी और इसके बाद फिर से कमरे से बाहर नहीं आई थी। कई बार मुलाजमा खाने का पूछने आई, लेकिन रिजा इसे हर बार सख्ती से मना कर देती। क्या कहना है बाबा ने, रिजा तलखी से बोली। मुझे नहीं पता, खुद आओ और पूछ लो, कहते हुए वो चली गई। रिजा का अरहम के सामने इन्हें जाने का कहना समीरा बेगम को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो अरहम के जाने के बाद इससे पूछने भी नहीं आई कि इसने क्या कहा। रिजा अपनी शर्ट ठीक करती बेड से उठ खड़ी हुई और बाहर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो फिरोज साहब के सामने खड़ी थी। जी बाबा, आपने बुलाया? आओ बेटा, बैठो, बात करनी है तुमसे, फिरोज साहब ने संजीदगी से कहा। इन्हें पहले ही समीरा बेगम अरहम के आने की खबर दे चुकी थी। रिजा छोटे छोटे कदम उठाती इनके करीब आकर बैठ गई। जी कहें, अपनी मंगनी की अंगूठी हमें दे दो, कल मैं और तुम्हारी मामा दानियाल के घर जा रहे हैं तुम्हारी अंगूठी वापस करने। हमें लगता है इससे पहले कि वो रिश्ता तोड़े, हम खुद जाकर ये रिश्ता खत्म कर देते हैं। इनकी बात पर तो रिजा सख्ते में आ गई और फौरन अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को दूसरे हाथ से छुपा लिया कि वो कहीं इससे वो छीन ना ले। बाबा, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ये रिश्ता खत्म होने दूंगी? मैं ये मंगनी कभी नहीं तोड़ूंगी। रिजा ने सख्त महरी से काम लिया। रिजा, तुम पागल तो नहीं हो गई? अब इस मंगनी का तुम क्या करोगी? अरहम किसी और से शादी कर चुका है, अब वो और तुमसे शादी क्यों करेगा? और वैसे भी इसने तुम्हें ही नहीं हम सबको धोखे में रखा और अपनी शादी को हमसे छुपाया। बाबा, इसने की शादी मजबूरी में की है और वो मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार है। मैं 3 माह के लिए अपिया के पास इटली जा रही हूँ, इसके बाद आते ही मैं अरहम से शादी कर लूंगी। रिजा ने अपने फैसला सुनाया। फिरोज और समीरा इसकी बात पर बेयकीनी से एक दूसरे को देखने लगे। रिजा, तुम इसकी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम इसकी पहली बीवी के साथ रह लोगी? समीरा बेगम ने तो जैसे इसकी बातों से शॉक्ड हो गई थी। मैं इसकी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसकी बीवी के साथ रहने के लिए नहीं। जिस दिन वो मुझसे शादी करेगा, इसी दिन वो मुनाहिल को तलाक देगा। रिजा अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। और तुम्हें लगता है कि वो इसे तलाक देगा? समीरा बेगम तंजिया मुस्कुराई। जी, वो देगा इसे तलाक और इसे देनी पड़ेगी। मोहब्बत करता है वो मुझसे, मेरे लिए वो सब कुछ कर जाएगा। रिजा पुर उम्मीद थी, और अगर इसने ऐसा ना किया तो? अब की बार फिरोज साहब ने पूछा। तो मैं खुद को मार डालूंगी बाबा, क्योंकि जिंदगी में मुझे सिर्फ इसका साथ चाहिए, और अगर वो ना मिला तो मुझे ये जिंदगी भी नहीं चाहिए। कहते हुए वो उठ खड़ी हुई और बड़े बड़े डग भरती कमरे की तरफ बढ़ गई, और रिजा की बात पर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या सोच रही हैं माय डियर वाइफ? आहत ने इसके करीब आकर सरगोशी की। शादी के बाद वो पहली बार ऑफिस गया था, लेकिन चाहकर भी इसका दिल ऑफिस में नहीं लगा, और कुछ ही घंटे बाद वो वापस आ गया था। आहत की आवाज पर वो चौंकी। सलमा बेगम अपनी दोस्त से मिलने गई हुई थी, और नूर भी आहत के ऑफिस जाने पर उदास होकर बाहर लॉन में आकर बैठ गई थी। आप कब आए? नूर इसको देखकर मुस्कुरा दी। बस अभी, जब तुम कुछ सोच रही थी, और मुझे लग रहा है यकीनन तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी। आहत बोलते हुए इसके बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके बारे में सोच रही होंगी? नूर ने अब्रू उचकाकर पूछा। जाहिर सी बात है, मेरे अलावा तुम किसके बारे में सोचोगी? आहत होंठों पर मुस्कुराहट सजाए पुरएतमाद अंदाज में बोला, जिस पर नूर हंस दी। अच्छा चलो बताओ ना, क्या सोच रही थी? आहत की सुई अभी भी अपने सवाल पर ही अटकी थी। मैं सोच रही थी कि वाकई ये सच है, अगर लड़की अपने आप को हर बुराई से बचा कर रखे तो अल्लाह इसके इनाम में इसे अच्छा शोहर जरूर देता है। मैंने खुद को शादी से पहले हर नामहरम से बचा कर रखा, और अल्लाह ने मुझे इनाम में आपको दिया। नूर की आंखों में आहत के लिए मोहब्बत की चमक वाजिया नजर आ रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद आहत ने इसका हाथ पकड़ा। मेरी जान, ये बात सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, बल्कि लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही है। दोनों को ही खुद को हर बुराई से बचा कर रखना चाहिए, ताकि अल्लाह उन्हें इनाम में बहुत कुछ बहुत अच्छा अता करे। हाँ, अगर किसी से अनजाने में गुनाह सरजर्द हो जाए तो माफी की गुंजाइश है। रब से माफी मांगे, वो जरूर माफ कर देगा। आहद इसकी आंखों में देखते हुए बोला। लेकिन आहद, अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन इसके बंदे क्यों माफ नहीं करते? नूर क्या पूछना चाह रही थी, इसे खुद समझ नहीं आ रही थी।
इसके बंदे असल में ये भूल जाते हैं कि अल्लाह इनके इतने बड़े-बड़े गुनाह माफ़ कर देता है। लेकिन जब इनके माफ़ करने का वक़्त आता है, तब इन्हें अपना आप गुनाहों से पाक लगने लगता है, जैसे उन्होंने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। आहद ने अपनी बात मुकम्मल करते ही कुर्सी से टेक लगा ली। सही कह रहे हैं आप, नूर ने इसकी बात की तईद की। यार तुम्हें आज हो क्या गया है? शादी को अभी कुछ दिन ही गुज़रे हैं और तुम इस कदर सीरियस बातें करने लगी हो। यार कोई रोमांटिक बात भी पूछ लिया करो। आहद ने बात का रुख मोड़ा। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नूर चेयर से उठती हुई बोली। अरे नहीं, तुम मेरे पास बैठो, अभी से तुम किचन में जाना शुरू हो गई। आहद इसका हाथ पकड़कर वापस बिठाता हुआ बोला। नहीं, मैं तो किचन में अभी तक नहीं गई, पर सोचा आज आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाऊं। हाय सदके, चलो वो भी बना देना, तुम्हारे खूबसूरत हाथों से चाय भी पी लेंगे। पहले मुझसे कोई मोहब्बत भरी बातें ही कर लो। ओ फहद, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? नूर मुंह बनाकर बोली। लो, अब तुमसे बात नहीं करूंगा तो क्या ऑफिस की लड़कियों से करूंगा? आहत भी अब इसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। आहत, मैं आपको बता रही हूँ, आज ही मैं बाबा से कहूंगी कि ऑफिस में जितनी भी लड़कियां मौजूद हैं, इनकी जगह बड़ी उम्र की खवातीन रखें, ताकि आपके बेटे को लाइन मारने का मौका ही ना मिले। अच्छा, और फिर मेरी मामा का क्या होगा? इनके तो ससुर इस दुनिया में नहीं है, जिनको वो अपने मियाँ की शिकायत लगाएंगी। आहद के पास हर सवाल का जवाब तैयार रहता था। आहद, आ जाने दे मामा को, मैं आपको इनकी शिकायत करूंगी, कहते हुए वो वहां से जाने लगी। यार सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा मेरी बात तो सुनो। आहद भी इसके पीछे लपका। काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन अरहम घर नहीं आया था। मुनाहिल की तो अब जान पर बन रही थी, शायद वो इसकी वजह से ही घर नहीं आया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या गबर करे। कई बार अरहम को फोन करने की नीयत से वो कमरे से बाहर आई, लेकिन फिर इस डर से वापस आ जाती कि अगर इसके फोन करने के दौरान अरहम घर आ गया और इसने इसे फोन के नजदीक देख लिया, तो वो यकीनन फिर से नाराज होगा। दानियाल साहब भी कुछ देर इसके साथ बातें करके वापस अपने रूम में चले गए थे। मुनाहिल ने सोचा कि वो इन्हें ही कहती है कि अरहम को फोन करके पूछें कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आया। सोचते हुए वो रूम से बाहर आई और छोटे छोटे कदम उठाती दानियाल साहब के रूम की तरफ बढ़ गई। अब्बू, मैं अंदर आ जाऊं? मुनाहिल ने अदब से कमरे के बाहर खड़े होकर पूछा। हाँ हाँ बेटा, आ जाओ। दानियाल साहब आंखें मूंदे लेटे हुए थे। मुनाहिल की आवाज पर कानों में पड़ते ही उठ बैठे। अब्बू, वो मैं कहने आई थी कि आप एक बार अरहम को कॉल कीजिए, वो अभी तक घर नहीं आए, मुझे फिक्र हो रही है। मुनाहिल इनके करीब खड़ी होकर परेशानी के आलम में बोली। मैंने इसे फोन किया था, पहले तो रिंग्स गई थी, इसके बाद इसने अपना फोन ऑफ कर लिया। हो सकता है मीटिंग में हो, आजकल पता है शहर के हालात ऐसे हैं कि हर रोज मीटिंग्स हो रही हैं। दानियाल साहब ने तफसील से आगाह किया। इनकी बात पर मुनाहिल खामोश हो गई। अच्छा जाओ, मेरा फोन लेकर आओ, मैं टीवी लाउंज पे ही रख आया हूँ। साइड टेबल पर अपना फोन ना पाकर उन्होंने अंदाजा लगाया। मुनाहिल के चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत परेशान है, इसलिए इसकी यकीन दहानी के लिए अरहम को फोन करने का सोचा। मुनाहिल ने इस बात में सर हिलाया और कमरे से चली गई। कुछ देर बाद वो फोन लेकर आई और दानियाल साहब के हाथ में दिया। पुलिस स्टेशन से इतनी कॉल्स, अल्लाह खैर करे। दानियाल साहब फोन की स्क्रीन पर पुलिस स्टेशन से आने वाली कॉल्स देखकर परेशान हो गए थे और खुद कलामी करते हुए बैक कॉल की। दो ही रिंग्स के बाद फोन उठा लिया गया और वहां से मिलने वाली खबर से तो दानियाल साहब के हाथ से फोन छूट गया। मुनाहिल बस इनके चेहरे को फटी फटी आंखों से देख रही थी। क्या हुआ अबू, अरहम ठीक तो है ना? मुनाहिल ने फिक्रमंदी से पूछा। अरहम को गोली लगी है। दानियाल साहब की आवाज कहीं खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। दानियाल साहब की बात सुनकर मुनाहिल लड़खड़ा गई, जिसे फौरन उन्होंने संभाला। कुछ नहीं होगा हमारे अरहम को, तुम बैठो यहाँ। उन्होंने मुनाहिल को बेड पर बिठाया। मुझे इनके पास जाना है अभी और इसी वक्त। मुनाहिल की बमुश्किल आवाज निकल रही थी। हाँ चलो, तुम चादर लेकर बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। कहते हुए वो चले गए और मुनाहिल भी इनके पीछे ही लपकी। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। मुनाहिल पूरे रास्ते रोते हुए आई थी। दानियाल साहब हिम्मत करते हुए इसे हौसला दे रहे थे। परेशान तो खुद भी थे, क्योंकि अरहम इकलौता बेटा था इनका। अगर इससे कुछ हो गया तो वो कैसे जी पाएंगे। इमरजेंसी में दाखिल होते ही इनकी नजर पुलिस एहलकारों पर पड़ी, जो वहां चक्कर काट रहे थे। दानियाल साहब को देखकर शहबाज इनकी तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज ने अदब से आकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। ये सब कैसे हुआ और अरहम कैसा है अब? सलाम का जवाब देते ही उन्होंने पूछा। शहबाज ने सारी तफसील से आगाह किया। सर कैसे हैं कुछ पता नहीं है, डॉक्टर ने अभी कुछ नहीं बताया। अभी वो बोल ही रहा था कि डॉक्टर सामने से आता दिखाई दिया, जो इन्हीं की तरफ आ रहा था। डॉक्टर साहब कैसे हैं अरहम? सर, शहबाज ने पूछा। हमने गोलियां निकाल दी हैं, अब वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर साहब चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोल रहे थे। इनकी बात पर मुनाहिल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या हम मिल सकते हैं अब की बार? दानियाल साहब ने पूछा। अभी नहीं, लेकिन कुछ घंटे के बाद जरूर, कहते हुए वो चले गए। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। जिन लोगों ने अरहम सर पर कातलाना हमला करवाया है, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी है।
अगर कोई मसला हो तो प्लीज आप मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ। देखा, मैंने कहा था ना, हमारे अरहम को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी दुआएं होती है ना इसके साथ। शहबाज के जाते ही दानियाल साहब किसकी इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। मुनाहिल ने नजर उठाकर इन्हें देखा। वो तो खुद को कसूरवार समझ रही थी इस सब के लिए। इसे लगा था ये सब इसकी वजह से हुआ है। अरहम आज जिस हालत में है इसकी जिम्मेदार वही है। दानियाल साहब और मुनाहिल खामोशी से बैठ गए। मुनाहिल के आंसू थामने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद रिजा की आवाज इनके कानों से टकराई। कैसा है अरहम? कहाँ है वो? रिजा इनके पास खड़ी बोल रही थी। रिजा को देखकर जहां दानियाल साहब चौंके थे, वही मुनाहिल का चेहरा जर्द पड़ गया। इसे डर था कि वो इसे देखकर बहुत बुरा पेश आएगी। ठीक है वो अब। दानियाल साहब उठ खड़े हुए। मैं इससे मिलना चाहती हूँ। इसकी आंखों से लग रहा था कि वो भी रोती हुई अस्पताल पहुंची है। बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि अभी नहीं मिल सकते, लेकिन वो ठीक है इंशाल्लाह। हम कुछ घंटे तक मिलेंगे। इन्होंने रिजा को यकीन दहानी कराई। मैं घर गई थी अरहम से मिलने। वहां जाकर पता चला कि अरहम को गोली लगी है और आप हॉस्पिटल गए हैं, इसलिए मैं भी आपके पीछे ही आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। इनकी बात सुनकर रिजा की नजर मुनाहिल पर पड़ी, जो चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। कैसी हो मुनाहिल? रिजा का अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। दानियाल साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो मुनाहिल को कैसे जानती है। क्या इसे अरहम और मुनाहिल के रिश्ते के बारे में पता चल गया है? और अगर हाँ, तो फिर वो यहाँ कैसे आई? अभी वो अपने ख्याल में ही थे कि एकदम से इनका फोन बजा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुनाहिल ने झुकते हुए पूछा। तुम दोनों यहाँ बैठो, मुझे जरूरी कॉल आ गई है, मैं सुनकर आता हूँ। कहते हुए वो चले गए। रिजा 2 कदम चलकर इसके बराबर में आकर बैठ गई। जिसकी मोहब्बत किसी और के पास हो, बताओ वो कैसी होगी? इसकी बात पर मुनाहिल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, पर इसके इस सवाल का मुनाहिल के पास भी जवाब नहीं था। मैं नहीं जानती ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से अरहम को तुमसे शादी करनी पड़ी, पर इन सब ने मेरा क्या कसूर था? मुझसे मेरा अरहम क्यों छिन गया? रिजा के आंसू इसके रुखसार भिगो रहे थे और मुनाहिल को इसके अल्फाज खंजर की तरह अपने अंदर पे वस्त होते महसूस हो रहे थे। सब बहुत अचानक हुआ था, इसमें अरहम का कोई कसूर नहीं। मुनाहिल इससे नजरें चुरा कर बोली, जानती हूँ मेरा अरहम मेरे अलावा किसी से भी खुशी से शादी कर ही नहीं सकता। रिजा फखरिया अंदाज में बोली। जी, मुनाहिल बस यही कह सकी। रिजा ने फौरन इसका हाथ थाम लिया। मुनाहिल, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मासूम, और मुझे यकीन है तुम्हारा दिल तुमसे भी ज्यादा अच्छा है। रिजा मोहब्बत से बोल रही थी। इसके इस तरह बोलने पर मुनाहिल चौंकी थी। मुनाहिल, प्लीज मेरे अरहम को छोड़ दो। देखो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसके बगैर रहने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो भी मुझसे प्यार करता है। वो तुम्हें बीवी के रूप में कभी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। रिजा की बात पर मुनाहिल शशदर रह गई। इसे यकीन नहीं था कि रिजा इससे इस वक्त ऐसी बात करेगी। ये निकाह अब्बू ने करवाया है, हम दोनों की मर्जी इसमें शामिल नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मुनाहिल ने इससे हिम्मत करते हुए कहा। मैं जानती हूँ, लेकिन देखो, तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। तुम बहुत खूबसूरत हो, कोई भी तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरे अरहम को छोड़ दो। मैं मानती हूँ कि अरहम तुम्हें तलाक दिए बिना भी मुझसे शादी कर सकता है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं कर सकती। मैं अरहम को बांट नहीं सकती। मुनाहिल, मेरे लिए नहीं तो अरहम के लिए इसे छोड़ दो। वो तो अपने अब्बू की वजह से मजबूर है, तुम तो नहीं हो। तुम इसे छोड़ सकती हो। खुदा के लिए हम दोनों की जिंदगी से चली जाओ। आखिरी बात रिजा ने इसके आगे हाथ जोड़कर कही थी। मुनाहिल ने फौरन इसके जुड़े हाथों पर अपने हाथ रखे। आप प्लीज ऐसे मत करें, मैं छोड़ दूंगी अरहम को। मुझे इनकी खुशी अजीज है। मैं किसी की मोहब्बत इससे छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बोलते हुए कुछ था जो इसके अंदर टूटा था। इसकी बात पर रिजा खिल उठी थी। क्या तुम वाकई अरहम को छोड़ दोगी? इसे अभी भी मुनाहिल की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मुनाहिल ने इस बात पे सर हिलाया, क्योंकि बोलने की सकत खत्म हो चुकी थी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां देगा। मैं 3 माह के लिए अपनी बहन के पास इटली जा रही हूँ। वहां से आते ही मैं अरहम और शादी कर लेंगे, और इस दिन वो तुम्हें तलाक दे देगा। रिजा जितने आराम से बोल रही थी, मुनाहिल को इतनी ही अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। तब तक मेरा अरहम तुम्हारे पास अमानत है, और मुझे यकीन है तुम इसमें खयानत नहीं करोगी। मुनाहिल ने बेबसी से इसकी तरफ देखा। इससे पहले मुनाहिल कोई जवाब देती, नर्स इनके करीब आई। अरहम साहब के साथ आप हैं? नर्स ने सवालिया नजरों से इनकी तरफ देखा। जी, मैं ही हूँ। रिजा फौरन बोली। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। जी, मैं आ रही हूँ। मुनाहिल, तुम बैठो, मैं बात सुनकर अभी आई। कहते हुए वो नर्स के पीछे चल दी, और मुनाहिल इसके जाते ही हिचकियों से रो दी थी। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।